एक ऐसा नाम जो भौतिकी की दुनिया में सम्मान और थोड़ी उदासी दोनों का एहसास कराता है। वह एक अग्रणी ऑस्ट्रियाई स्वीडिश भौतिक विज्ञानी थी जिन्होंने परमाणु विखंडन की पहली सैद्धांतिक व्याख्या ऑस्ट्रिया हंगरी की राजधानी वियना में हुआ था। माइटनर एक उदारवादी यहूदी परिवार में पली बढ़ी जहां बौद्धिक गतिविधियों को बहुत प्रोत्साहित किया जाता था। ऑस्ट्रिया के पहले यहूदी वकीलों में से एक हर्ज थे। लीजे ने गणित और विज्ञान में असाधारण प्रतिभा दिखाई। ऑस्ट्रिया में महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा के अवसर बहुत सीमित थे। लड़कियों को 14 साल की उम्र के बाद पब्लिक स्कूलों में जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन लीजे ने हार नहीं मानी और निजी तौर पर अपनी पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास की होगा जो विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आवश्यक थी। इसके बाद उन्होंने वियना विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। गणित और दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। उनके प्रोफेसरों में महान सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी लुडविग बोल्ट्जमान भी शामिल थे। बोल्ट्जमान की शिक्षाओं ने माइटनर को भौतिकी के प्रति और भी अधिक प्रेरित किया। वह वियना विश्वविद्यालय से भौतिकी में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाली दूसरी महिला बनी। वह आगे के शोध के लिए बर्लिन जाने का फैसला करती है। वह मैक्स प्लैंक के व्याख्यानों में शामिल होना चाहती थी, जो उस समय महिलाओं को अपने व्याख्यानों में अनुमति नहीं देते थे। माइटनर की असाधारण प्रतिभा को देखकर प्लैंक ने एक अपवाद बनाया और उन्हें अनुमति दे दी। यही बर्लिन में उनकी मुलाकात युवा रसायनज्ञ ओटो हन से हुई। यह एक ऐसी वैज्ञानिक साझेदारी की शुरुआत थी जो 3 से अधिक वर्षों तक चली। माइटनर को हान की प्रयोगशाला में काम करने की अनुमति नहीं थी क्योंकि वह एक महिला थी। उन्हें संस्थान के बेसमेंट में एक पुरानी लकड़ी की कार्यशाला में अपनी प्रयोगशाला स्थापित करनी पड़ी। माइटनर और हान ने रेडियोधर्मिता पर महत्वपूर्ण शोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने मिलकर कई नए आइसोटोप की खोज की है, जिसमें 1940 से अटैक में प्रोटेक्टिनियम तत्व भी शामिल है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान माइटनर ने एक एक्सरे नर्स के रूप में स्वेच्छा से काम किया। वह बर्लिन लौट आई और अपना शोध फिर से शुरू किया। उन्हें भौतिकी में व्याख्यान देने का अधिकार मिला। वह जर्मनी में भौतिकी की पहली पूर्णकालिक महिला प्रोफेसर बनी। यह उस समय एक महिला के लिए एक अभूतपूर्व उपलब्धि थी। अपनी ऑस्ट्रियाई नागरिकता के कारण माइटनर शुरू में कुछ हद तक सुरक्षित थी, लेकिन 1940 में जर्मनी द्वारा ऑस्ट्रिया पर कब्जा करने के बाद वह भी सीधे खतरे में आ गए। के कारण उन्हें अपनी अकादमिक से शिक्षा होनी पड़ी। उनके दोस्तों और सहकर्मियों ने महसूस किया कि उन्हें तुरंत जर्मनी छोड़ देना चाहिए। उन्होंने नीदरलैंड के रास्ते स्वीडन के लिए एक खतरनाक और गुप्त यात्रा की। वह केवल कुछ सामान और जस्ट ड्यूश मार्क के साथ जर्मनी से भागी। उन्होंने स्टॉकहोम में
मैन सीबान संस्थान में एक पद स्वीकार किया। हालांकि उन्हें वहां बहुत कम संसाधन और समर्थन मिला। बर्लिन में ओटो हान और फ्रिट्ज स्ट्रैसमैन ने अपने प्रयोग जारी रखे। वे न्यूट्रॉन के साथ यूरेनियम पर बमबारी कर रहे थे। उन्हें अपने परिणामों में कुछ बहुत ही अजीब मिला। बेरियम एक बहुत हल्का तत्व है। यह उस समय के ज्ञात भौतिकी के नियमों के खिलाफ था। हान ने माइटनर को एक पत्र लिखकर इन हैरान करने वाले परिणामों के बारे में बताया। शायद आप किसी शानदार स्पष्टीकरण के साथ आ सकती हैं। क्रिसमस के दौरान माइटनर अपने भौतिक विज्ञानी ओटो फ्रिस्क के साथ थी। तब उन्होंने हान के परिणामों पर चर्चा की। अचानक माइटनर को एक विचार आया। उन्होंने महसूस किया कि यूरेनियम का नाभिक टूट नहीं रहा था, बल्कि दो छोटे टुकड़ों में विखंडित हो रहा था। उन्होंने और फ्रिस्क ने इस प्रक्रिया को परमाणु विखंडन न्यूक्लियर फिशन नाम दिया। उन्होंने यह भी गणना की कि इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा निकलेगी। यह ऊर्जा अल्बर्ट आइंस्टीन के समीकरण अमेरिका के अनुसार खोए हुए द्रव्यमान से आएगी। यह एक युगांतकारी खोज थी जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। माइटनर और फ्रिस्क ने अपने निष्कर्षों को प्रकाशित करने के लिए एक पेपर लिखा। हालांकि हान ने माइटनर के बिना ही अपने प्रायोगिक परिणाम प्रकाशित कर दिए। उन्होंने राजनीतिक स्थिति के कारण एक यहूदी वैज्ञानिक के साथ सहयोग का उल्लेख करने से परहेज किया। ओटो हान को परमाणु विखंडन की खोज के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लीजे माइटनर को इस पुरस्कार से बाहर रखा गया। यह विज्ञान के इतिहास में सबसे बड़े अन्यायों में से एक माना जाता है। हान ने कभी भी सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार नहीं किया कि माइटनर ने खोज में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। माइटनर इस अन्याय से बहुत आहत हुई। लेकिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से कड़वाहट नहीं दिखाई। माइटनर को मैनहट्टन परियोजना में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। यह परमाणु बम बनाने की अमेरिकी परियोजना थी। माइटनर ने तुरंत इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मेरा बम से कोई लेना देना नहीं होगा। वह अपनी खोज का सैन्य उपयोग देखकर भयभीत थी। उन्हें गलती से परमाणु बम की यहूदी माँ कहा जाने लगा। उन्होंने इस उपाधि का हमेशा खंडन किया। शांतिपूर्ण उपयोग की प्रबल समर्थक थी। उन्होंने विज्ञान में महिलाओं के अधिकारों के लिए भी आवाज उठाई। अपने जीवन के अंत में है उन्हें अपनी उपलब्धियों के लिए कई सम्मान और पुरस्कार मिले। हालांकि नोबेल पुरस्कार उन्हें कभी नहीं मिला। उन्हें ओटो हान और फ्रिट्ज स्ट्रैसमैन के साथ प्रतिष्ठित एनरिको फर्मी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह उनकी भूमिका की एक देर से मिली सार्वजनिक स्वीकृति थी। लीजे माइटनर 1930 में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में सेवानिवृत्त हुई। उनका निधन में उन्हें इंग्लैंड के हैम्पशायर में एक छोटे से गांव के चर्च में दफना गया है। उनके भतीजे ओटो फ्रिस्क ने उनके समाधि पत्थर के लिए एक मार्मिक शिलालेख लिखा। एक भौतिक विज्ञानी जो कभी अपनी मानवता नहीं खोए। यह शिलालेख उनके जीवन और चरित्र का एक आदर्श सारांश है। में उनकी स्मृति को सम्मानित करने के लिए तत्वों का नाम माइटनेरियम रखा गया।
वह एकमात्र गैर पौराणिक महिला है जिन्हें इस तरह से एक तत्व के नाम से सम्मानित किया गया है। लीजिए, माइटनर की कहानी दृढ़ता, प्रतिभा और अन्याय की कहानी है। उन्होंने वैज्ञानिक दुनिया में महिलाओं के लिए मार्ग प्रशस्त किया। उनकी विरासत हमें याद दिलाती है कि वैज्ञानिक खोजों का श्रेय हमेशा सही व्यक्ति को मिलना चाहिए। वह यह केवल एक महान वैज्ञानिक थी, उन्होंने ज्ञान की खोज को नैतिक जिम्मेदारी से ऊपर कभी नहीं रखा। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सबसे अंधेरे समय में भी सिद्धांतों पर टिके रहना संभव है। वह विज्ञान के इतिहास में एक सच्ची नायिका है, जिन्हें कभी नहीं भुलाया जाना चाहिए। उनकी कहानी आज भी दुनिया भर के वैज्ञानिकों और महिलाओं को प्रेरित करती है। माइटनर ने अपने काम से ये साबित कर दिया कि लिंग या धर्म किसी की वैज्ञानिक क्षमता को सीमित नहीं कर सकता। बर्लिन में बिताए उनके 30 साल उनके करियर का सबसे उत्पादक समय था। उन्होंने बीटा विकिरण की प्रकृति पर भी महत्वपूर्ण काम किया। उनकी वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि से ऐतिहासिक दृष्टि अद्वितीय, जो अक्सर उनके पुरुष सहयोगियों से आगे होती थी। स्वीडन में उनका अलगाव उनके लिए एक बड़ा व्यक्तिगत और व्यावसायिक झटका था। उन्होंने पत्रों के माध्यम से हान के साथ अपना बौद्धिक सहयोग जारी रखा। विखंडन की व्याख्या करने वाला उनका पेपर नेचर पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इस खोज ने परमाणु युग की शुरुआत की। नोबेल समिति ने बाद में स्वीकार किया कि माइटनर को पुरस्कार न देना एक गलती थी, लेकिन यह स्वीकृति उनके जीवन काल में कभी भी सार्वजनिक रूप से नहीं आई। वह हमेशा अपनी विनम्रता और शांत गरिमा के लिए जानी जाती थी। लीजिए, माइटनर का योगदान भौतिकी की नींव में हमेशा के लिए अंकित है।